ये जो वीडियो है वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का सेकेंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और केमिकल रिएक्शन को किस तरह से लिखते हैं वो पढ़ा था। इस पार्ट में हम लोग केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे वो पढ़ेंगे। पिछले क्लास में जो हम लोग रिएक्शन लिखे थे वो स्केलेटल था, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन था, जिसमें कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हर एक एलिमेंट का बराबर नहीं था। तो उसी को हम लोग को सेम करना है, बराबर करना है। तो वही कैसे करेंगे वही इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे ना ही मास को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन में। That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो टोटल मास एलिमेंट का होगा प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में वो सेम होगा। टोटल मास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के बराबर होगा हर एक एलिमेंट का। In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after a chemical reaction। हर एक एलिमेंट का जितना भी एटम होगा वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम होगा। Hence we need to balance a skeletal chemical equation। इसीलिए हम लोग को skeletal chemical equation को बैलेंस करना जरूरी है। Is the chemical equation 1.2 balanced? Let us learn about balancing a chemical equation step by step। हम लोग जो पिछले क्लास में मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किए थे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, वो जो रिएक्शन है क्या वो रिएक्शन बैलेंस्ड है? अगर नहीं है तो उसको बैलेंस करना सीखेंगे इस वीडियो में। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में भी रिप्रेजेंटेड एज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। जो पिछले पार्ट में हम लोग एक्टिविटी 1.3 किए थे, जिसमें कि जिंक ग्रेन्यूल्स के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड डाले थे और सल्फ्यूरिक एसिड जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाया था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ था। वो वर्ड इक्वेशन में ही हम लोग पढ़े थे, लेकिन उसको इस बार केमिकल रिएक्शन में लिखना है और बैलेंस करना है। क्या देखेंगे वो रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करना होगा। द above word equation में भी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। जो above word equation जो ऊपर दिया गया है उसको इस तरह से केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जिंक का Zn फार्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, जिंक सल्फेट का ZnSO4 होता है और हाइड्रोजन का H2 होता है। तो हो जाएगा Zn प्लस H2SO4 इज कन्वर्टेड इंटू ZnSO4 प्लस H2। लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो। देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट का कितना एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में है। तो लिस्ट करेंगे, एक साइड एलिमेंट लिखेंगे और हर एक एलिमेंट का रिएक्टेंट में कितना एटम है और प्रोडक्ट में कितना एटम है। तो जिंक एलिमेंट रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। सल्फर रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 है, प्रोडक्ट में भी 4 है। तो ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि जितना भी एटम है हर एक एलिमेंट का एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कॉलम और ये कॉलम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो, इक्वेशन 1.3 इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि नंबर ऑफ एटम्स सेम है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में हर एक एलिमेंट का, इसीलिए इक्वेशन 1.3 जो होगा वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है Fe प्लस H2O इज कन्वर्टेड इंटू Fe3O4 प्लस H2, इसको बैलेंस करने का ट्राई करते हैं। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं ये इक्वेशन को। To balance a chemical equation, first draw boxes around each formula. Do not change anything inside the boxes while balancing the equation। तो हम लोग इक्वेशन की चारों तरफ पहले बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाना इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो फार्मूला है वो फार्मूला जो है कोई भी कंपाउंड का वो चेंज नहीं हो जाए। से ये H2 है, अगर हमको ऑक्सीजन को यहाँ पे 4 बनाना है तो यहाँ पे H2O4 नहीं कर दे। हमको अगर ऑक्सीजन का एटम 4 करना है तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग को बॉक्स बनाना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि जो फॉर्मूला है कंपाउंड का वो अल्टर नहीं हो जाए।
स्टेप 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन 1.5। 1.5 इक्वेशन में हम लोग लिस्ट कर लेंगे एक टेबल में कि एलिमेंट कौन कौन सा है और कितना रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। ये बैलेंस करते वक्त करना ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए ये समझने के लिए ठीक है, मगर आप अगर कोई क्वेश्चन बना रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है इस टाइप से करना। स्टेप 3, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो स्टेप 3 क्या है? हाँ, ये हमेशा हम लोग को आसानी देता है अगर हम लोग उस कंपाउंड से स्टार्ट करें जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो। इट मे बी ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे वो रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, और उस एलिमेंट में हमें उस एटम को चुनना है जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा कंपाउंड हम चुन सकते हैं? हम लोग चुनेंगे Fe3O4, क्योंकि Fe3O4 कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, और हम लोग इस कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम को चुनेंगे क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। यहाँ पे ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम कितना है? 4। इसीलिए यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। इसीलिए हम लोग Fe3O4 कंपाउंड को सेलेक्ट करेंगे और उसमें से ऑक्सीजन एटम को सेलेक्ट करेंगे। देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS एंड ओनली 1 ऑन द LHS। हम लोग जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं, हम राइट हैंड साइड में हम लोग को 4 ऑक्सीजन एटम है, मतलब प्रोडक्ट के साइड हम लोग को 4 ऑक्सीजन एटम है, मगर रिएक्टेंट की साइड सिर्फ एक ही एटम है। तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा H2O के कोफिशिएंट में, ताकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट में भी 4 हो जाए और प्रोडक्ट में भी 4 हो जाए। To equalize the number of atoms, it must be to balance the oxygen atom। हम लोग ऑक्सीजन एटम को कैसे बैलेंस करेंगे? To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or element involved in the reactants. For example, to balance the oxygen atom, we can put coefficient 4 as 4H2 and not H2O4 or H2O whole 4. Now the partially balanced equation becomes। तो हम लोग को एटम नंबर ऑफ एटम इक्वल करते समय ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो फॉर्मूला है, चाहे एलिमेंट का हो या फिर कंपाउंड का है, वो अल्टर नहीं हो जाए, वो दूसरा फॉर्मूला या फिर एलिमेंट नहीं बन जाए। जैसे कि अगर हमको नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन एटम 4 करना है तो इसको इस तरह से कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे 4H2O, ना ही कि H2O4 कर देंगे या फिर H2O होल 4 कर देंगे। तो ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, ये भी दूसरा कंपाउंड बन जाएगा जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट। तो इक्वेशन 1.6 बन जाएगा अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे H2O से। तो Fe + 4H2O इज कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 + H2, ये बन जाएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एटम बैलेंस्ड हो गया है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन एटम है, मगर यहाँ पे हाइड्रोजन एटम हो गया 8 और यहाँ पे 2 है। और आयरन यहाँ पे नंबर ऑफ आयरन एटम 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ आयरन एटम 3 है। तो हाइड्रोजन और आयरन अभी भी अनबैलेंस्ड है, मगर ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया है, इसलिए पार्शियली बैलेंस इक्वेशन होगा। पहले क्या था? पहले सिर्फ हाइड्रोजन एटम बैलेंस्ड था और आयरन और ऑक्सीजन एटम अनबैलेंस्ड था। तो अगर हम ऑक्सीजन एटम यहाँ पे बैलेंस किए तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया और आयरन अनबैलेंस्ड हो गया। इसीलिए अब आयरन और हाइड्रोजन में किसको चुनेंगे? तो सपोज अगर हम आयरन को चुनते हैं तो या फिर हम लोग पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन एटम है, और प्रोडक्ट में कितना है? 2। तो हमको प्रोडक्ट में भी 8 हाइड्रोजन एटम बनाना है, तो उसके लिए क्या यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोफिशिएंट में, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट के साइड H2 को के लिए, तब हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। आयरन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस, पिक एनी ऑफ दिस एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर। आगे बढ़ने के लिए आयरन और हाइड्रोजन में से कोई भी को हम लोग चुन सकते हैं। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स इन द पार्शियली बैलेंस इक्वेशन।
यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को पहले ले रहे हैं बैलेंस करने के लिए। आप आयरन को भी ले सकते हैं पहले बैलेंस के लिए। यहाँ पे 3 नंबर ऑफ आयरन एटम है, तो आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करके आयरन एटम को बैलेंस कर सकते हैं। टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम मैक्स द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 4 ऑन द RHS। तो हमको अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बैलेंस करना पड़ेगा तो हमको राइट हैंड साइड 4H2 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहीं टेबल के फॉर्म में वही समझाया गया है। तो जो 4 मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 1.7 इस तरह से बन जाएगा। ये भी पार्शियली बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे आयरन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे प्रोडक्ट की साइड नंबर ऑफ आयरन एटम कितना है 3, और रिएक्टेंट साइड कितना है 1। तो हमको इसको बैलेंस करने के लिए 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्टेंट के साइड आयरन के साथ। तो नंबर ऑफ आयरन एटम दोनों साइड 3 हो जाएगा और बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। तो आयरन भी बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्टेप 5, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट विच इज नॉट बैलेंस्ड। तो हम लोग ऊपर देखिए तो देखिए सिर्फ आयरन ही बचा है जो एलिमेंट बैलेंस नहीं है, बाकी दोनों बैलेंस्ड हो गया है। यू फाइंड दैट ओनली वन एलिमेंट इज लेफ्ट टू बी बैलेंस, दैट इज आयरन। हम लोग देखिए कि सिर्फ एक ही एलिमेंट ऐसा है जो कि बैलेंस नहीं है, वो आयरन है। तो आयरन को बैलेंस करने के लिए 3 रिएक्टेंट की साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वही बोला है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्टेंट की साइड। टू इक्वलाइज आयरन वी टेक 3 एटम्स ऑफ आयरन ऑन द LHS। तो 3 अगर LHS में लेंगे तो ये ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। 3Fe + 4H2O इज कन्वर्टेड इनटू Fe3O4 + 4H2। अब ये देख रहे हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, एक बार फाइनली चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ आयरन एटम 3, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 8, number of hydrogen atom in product 8, number of oxygen atom in reactant 4, number of oxygen atom in product 4। तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। स्टेप 6 वही बोल रहा है, फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट वन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोग कितना करेक्ट है कि नहीं, इक्वेशन बैलेंस्ड है कि पूरी तरह से नहीं, उसके लिए हम लोग हर एक एलिमेंट को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कितना एटम परसेंट है हर एक एलिमेंट का वो चेक करेंगे। अगर सारा एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर एक एलिमेंट का एटम सेम रहा, हर एक नंबर ऑफ एटम सेम रहा, तो रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन 1.9। The number of atoms of element on both sides of equation 1.9 are equal। तो नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट का इक्वेशन 1.9 का क्या इक्वल है। दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड, और ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड, एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द केमिकल, एज वी ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट। इस तरह का मेथड जो हम लोग अभी देखे बैलेंस करने के लिए, उसको हीट एंड ट्रायल मेथड करेंगे बोलेंगे, क्योंकि इस मेथड में हम लोग ट्राई कर रहे थे कि कौन सा होल नंबर से रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट सेम हो जाए रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। इसीलिए इसको हीट एंड ट्रायल मेथड का नाम दिया गया है। और जो मल्टीप्लाई करना है उसको स्मॉलेस्ट ट्राई करते हैं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर रहे। राइट सिंबल ऑफ स्टेप 7, राइट सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। लास्ट स्टेप है ये, इसमें कि हम लोग और भी केमिकल इक्वेशन इंफॉर्मेटिव हो जाता है। केमिकल इक्वेशन का केमिकल इक्वेशन में जो भी एलिमेंट है और कंपाउंड है उसका फिजिकल स्टेट लिखकर। तो केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग को इंफॉर्मेटिव बनाना है तो 3 तरीके से कर सकते हैं। उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट लिखकर। दूसरा चीज़ है हीट एनर्जी बताकर, क्या रिएक्शन में हीट एनर्जी लिया गया है या फिर रिएक्शन में हीट एनर्जी बाहर छोड़ा गया है, तो या मतलब इन रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तीसरा चीज़ जो है वो है बताना कि रिएक्शन कौन सा कितना प्रेशर में हुआ है, कितना टेम्परेचर में हुआ है, क्या कैटलिस्ट यूज हुआ है, ये सब बताना। क्या इन्वायरमेंट, क्या कंडीशन, कौन सा कंडीशन में रिएक्शन हुआ है, ये सब अगर हम बताते हैं तो रिएक्शन और भी अच्छा दिखने में लगता है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग को एक रिएक्शन से मिलता है। केयरफुली एग्जामिन द अबव इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन 1.9। जो ऊपर बैलेंस इक्वेशन 1.9 है इसको अच्छा से अगर हम देखें एग्जामिन करें तो डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या हम लोग
को ये प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट के बारे में कुछ बताता है क्या? फिजिकल स्टेट बताता है कि हाइड्रोजन कौन सा स्टेट में प्रेजेंट है, यहाँ पे आयरन कौन सा स्टेट में प्रेजेंट है, वाटर कौन सा स्टेट में प्रेजेंट है, आयरन ऑक्साइड कौन सा स्टेट में प्रेजेंट है? नहीं, ये हमें नहीं बता पा रहा है ये रिएक्शन। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। इस रिएक्शन में हम लोग को नहीं मिल पा रहा है कि एलिमेंट का या फिर कंपाउंड का कौन सा फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है। To take a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula। हम लोग को केमिकल इक्वेशन अगर और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है तो उसका फिजिकल स्टेट भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बताना पड़ता है उसके फॉर्मूला के साथ साथ। द गैसियस लिक्विड एक्वास एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय द नोटेशन G, L, AQ एंड S रेस्पेक्टिवली। अगर जो प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट जो कोई भी अगर गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग नोटेशन G का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रोडक्ट या रिएक्टेंट अगर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग L नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। अगर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट में कोई भी कंपाउंड या फिर एलिमेंट है अगर वो एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम लोग AQ नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। और अगर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तो हम लोग नोटेशन S को इस्तेमाल करते हैं। The word aqueous AQ is written if the reactant or product is present as a solution in water। तो हम लोग ये जो नया टर्म है एक्वस, वर्ड एक्वस, तो हम लोग ये तब लिखते हैं जब रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट वाटर के साथ प्रेजेंट हो, मतलब सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो वाटर के साथ। द बैलेंस इक्वेशन 1.9 बिकम्स, अगर हम इक्वेशन 1.9 को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना देते हैं, मतलब उसका कौन सा स्टेट में प्रेजेंट है कंपाउंड उसको लिख देते हैं तो हमको कुछ ऐसा दिखता है। इसमें जो रिएक्शन कराते हैं तो आयरन लेते हैं सॉलिड स्टेट में और वाटर जो स्टीम के फॉर्म में लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे G लिख रहे हैं, वाटर G। सॉलिड फॉर्म में लेते हैं आयरन को, इसीलिए S। तो आयरन ऑक्साइड जो बनता है वो सॉलिड में बनता है और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। Note that the symbol G is used with hydrogen H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि H2O, हम लोग जानते हैं H2O प्रेजेंट लिक्विड स्टेट में रहता है, तो यहाँ पे G क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि इस रिएक्शन में हम लोग वाटर जो ले रहे हैं वो स्टीम के फॉर्म में ले रहे हैं, इसीलिए G यहाँ पे नोटेशन यूज किया गया है। Usually physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them। अगर हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसको बैलेंस करना जरूरी है, मगर उसका फिजिकल स्टेट लिखना जरूरी नहीं है जब तक कि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया नहीं हो कि ये फिजिकल स्टेट लिखो। Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. For the reaction are indicated above and or below the arrow in the equation। For example, कभी कभी रिएक्शन कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट को भी लिख दिया जाता है रिएक्शन का जो एरो होता है उसके ऊपर या फिर नीचे। और द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेशन ले, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो मिथेनॉल बनाता है, CO+2H2 कन्वर्टेड इनटू CH3OH। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है वो 340 ATM प्रेशर पे हो रहा है, तो 340 ATM प्रेशर ऊपर में एरो के ऊपर लिख दिया गया है और सबका फिजिकल स्टेट लिख दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है तो G, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है तो G, मिथेनॉल लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसीलिए L लिक्विड लिख दिया गया है। तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव केमिकल इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड भी है, उसका फिजिकल स्टेट भी लिखा हुआ है और कौन सा कंडीशन में हो रहा है वो भी लिखा हुआ है। तो इससे काफ़ी हम लोग को समझ में आता है, ये इक्वेशन से ही शॉर्ट इक्वेशन है मगर बहुत सारा चीज़ ये हमको इक्वेशन बताता है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का ये जो इक्वेशन है, हम लोग जानते हैं प्लांट जो अपना फोटोसिंथेसिस करता है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेता है एज ए रॉ मटेरियल और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और फॉर्म होता है ग्लूकोज, जो कि हम लोग के लिए खाना के काम में आता है ग्लूकोज। और ऑक्सीजन रिलीज करता है जो कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल है मगर हम लोग के लिए यूज़फुल है। और वाटर रिलीज करता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है यहाँ पे C6H12O6। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्वस फॉर्म में रहता है, वाटर तो लिक्विड, और ग्लूकोज भी यहाँ पे वाटर के साथ प्रेजेंट रहता है तो एक्वस,
ऑक्सीजन भी एक्वस फॉर्म में रहता है और वाटर लिक्विड के स्टेट में। तो ये जो इक्वेशन, छोटा सा इक्वेशन है, हमें बहुत कुछ बता रहा है कि जो रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है एक्वस फॉर्म में, और वाटर होता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इतना मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2O वाटर रिएक्ट करता है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनता है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनता है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है। यूजिंग दिस स्टेप्स कैन यू बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट अर्लियर। जो इक्वेशन 1.2 पहले दिया गया था, वो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो क्या हम लोग ये स्टेप फॉलो करके क्या उसको बैलेंस कर सकते हैं? हाँ, हम लोग बैलेंस किए थे पार्ट 1 में, और उसका फिजिकल स्टेट भी लिखे थे। अब आगे इंटरनल एक्सरसाइज में आते हैं। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। हम लोग पिछला एक्टिविटी जब मैग्नीशियम रिबन को जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाए थे तो उसको अच्छे से सैंड पेपर से साफ कर लिए थे। तो ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? साफ करना मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस मैग्नीशियम रिबन जब हम लोग साइंस लेबोरेटरी में रखा रहता है तो उसमें रखे रखे ऑक्सीजन का परत चढ़ जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत चढ़ जाता है। तो वही मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत को हटाने के लिए हम लोग सैंड पेपर से मैग्नीशियम रिबन को रब करते हैं, वो जो प्रोटेक्टिव, ताकि वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो हट जाए और मैग्नीशियम रिबन अच्छा से डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न हो और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। इसीलिए हम लोग को मैग्नीशियम रिबन क्लीन करना ज़रूरी है। और इक्वेशन जो ये 2 नंबर क्वेश्चन जो है और 3 नंबर क्वेश्चन, ये देख लीजिए कैसे मैंने सॉल्व किया है। और अगर आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए इस चैप्टर का तो नीचे कमेंट में एस कर दें क्लिक। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन। तो ये वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है और उसको बैलेंस करना है। जैसे कि हम लोग को पता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2, क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड का फार्मूला होता है HCl। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट की साइड हाइड्रोजन का एटम 2 है, प्रोडक्ट की साइड 1 है। रिएक्टेंट में क्लोरीन का एटम, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 2 है मगर प्रोडक्ट में 1 है। तो दोनों साइड अगर रिएक्शन हम लोग को बैलेंस करना है तो देख रहे हैं कि अगर हम लोग प्रोडक्ट साइड HCl को अगर 2 होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों बैलेंस हो जा रहा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन फिर हो जाएगा हाइड्रोजन प्रोडक्ट में 2, रिएक्टेंट में भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम प्रोडक्ट में 2 और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम रिएक्टेंट में भी हो जाएगा 2। तो H2 + Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा पहला। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्युमिनियम सल्फेट से तो बेरियम सल्फेट बनता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो जैसे कि हम लोग को बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता है BaCl2, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला पता है Al2SO4 बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला पता है BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला पता है AlCl3। तो ये फॉर्मूला लिखना 9th में ही था। फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं कंपाउंड का, वो ऑक्सीडेशन नंबर को क्रॉस करके, तो पिछले पार्ट में भी बताए थे हम लोगों को। तो इसको अब बैलेंस करना है। देख रहे हैं हम लोग कि अनबैलेंस है। यहाँ पे SO4 का 3 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे सिंगल है, मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 12 है, यहाँ पे ऑक्सीजन एटम 4 है, यहाँ पे सल्फर एटम 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बेरियम का 1 है एटम, नंबर ऑफ बेरियम एटम यहाँ पे भी 1 है। एल्युमिनियम का एटम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है। तो हम लोग को बैलेंस करने का सबसे पहला रूल था कि ऐसा कंपाउंड चुनना है जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो। तो एल्युमिनियम सल्फेट, इसमें ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, और वैसा एलिमेंट को चुनना है जिसका एटम ज़्यादा हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है जिसका एटम ज़्यादा है
12। तो यहाँ पे लेकिन 4 ऑक्सीजन एटम है, तो 12 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सल्फ़र भी बैलेंस हो जा रहा है, सल्फ़र भी रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में भी 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेरियम सल्फेट को। अब हमको बेरियम, यहाँ पे सल्फ़र ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड हो गया, अब बचा अल्मोनियम बेरिलियम और क्लोरीन, बेरियम और क्लोरीन। तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 बेरियम एटम है, यहाँ पे 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अल्मोनियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अल्मोनियम का 2 एटम है, यहाँ पे 1 एटम है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बचा क्लोरीन, अब क्लोरीन का 3 2 6 एटम है रिएक्टेंट में, और यहाँ पे 3 2 6 एटम है प्रोडक्ट में, तो क्लोरीन ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो गया। तो देखिए ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, 3 बेरियम 6 क्लोरीन 2 अल्मोनियम 3 सल्फर 12 ऑक्सीजन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम प्लस वाटर इज इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम का एटॉमिक फार्मूला Na, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला NaOH, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटम 3 है, यहाँ पे सोडियम का एटम 1 है, यहाँ पे सोडियम का एटम 1 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन एटम है। अब हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में 3 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ पे अगर कुछ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑक्सीजन की साइड भी मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन भी होल नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए। तो अगर यहाँ पे हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, 2 + 2 4, और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 2। तो यहाँ पे भी अगर 4 हाइड्रोजन एटम बनाना है और 2 ऑक्सीजन एटम बनाना है तो यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो हम H2O को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और NaOH को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नंबर ऑफ सोडियम एटम इधर प्रोडक्ट में 2 हो गया मगर रिएक्टेंट में 1 है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं बैलेंस्ड हुआ कि नहीं। 2 सोडियम एटम 4 हाइड्रोजन एटम 2 2 4 हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब हम तीसरा क्वेश्चन आते हैं इंटरनल एक्सरसाइज का। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन दिया गया है, वो दोनों का पहले लिखना है फॉर्मूला, उसके बाद उसका फिजिकल स्टेट भी लिखना है। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बोल रहा है, मतलब ये वाटर के साथ होगा, तो इसका फिजिकल स्टेट एक्वस होगा प्लस एंड सोडियम सल्फेट NaSO4 होल 2 Na2SO4 सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर 2 - सोडियम का +1, Na2SO4 होगा। रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट इन वाटर है, तो ये भी एक्वस होगा क्योंकि वाटर में प्रेजेंट है। तो जो कंपाउंड वाटर के साथ प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में वाटर के साथ प्रेजेंट होता है, तो उसी को हम लोग एक्वस कहते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। और बेरियम सल्फेट इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट है, मतलब वाटर के साथ घुल नहीं रहा है, मतलब सॉलिड है बेरियम सल्फेट यहाँ पे। और एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ प्रेजेंट है, इसलिए एक्वस। अब इसको हमको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे सल्फर यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी सल्फर का एटम नंबर ऑफ एटम 1 है, ऑक्सीजन का 4 है, बेरियम का भी 1 है, बेरियम का भी 1 है, सोडियम 2 है, इधर सोडियम 1 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है। तो सब बैलेंस्ड है मगर सोडियम और क्लोरीन बैलेंस नहीं है। इधर नंबर ऑफ सोडियम एटम 2 है, इधर नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 2 है, मगर यहाँ पे नंबर ऑफ सोडियम और क्लोरीन एटम दोनों 1 है, तो इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगा। देख सकते हैं नंबर ऑफ बेरियम एटम 1 1, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 2 2, नंबर ऑफ सोडियम एटम
2 2, नंबर ऑफ सल्फर एटम 1 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 4 4। और फिजिकल स्टेट भी लिख दिए हैं। तो आगे दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्साइड एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन वाटर, तो एक्वस वाटर के साथ प्रेजेंट है। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl सॉल्यूशन इन वाटर, तो ये भी एक्वस, ये रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और NaCl बनेगा सोडियम क्लोराइड और H2O। यहाँ पे दिया भी गया प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर, तो NaCl सॉल्यूशन है तो ये भी एक्वस एंड वाटर, तो H2O लिक्विड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, नंबर ऑफ सोडियम एटम 1, नंबर ऑफ सोडियम एटम 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, सॉरी नंबर ऑफ, ये देख लीजिए, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 1 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 1, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 1। तो ये रिएक्शन पहले से बैलेंस्ड है, बस फिजिकल स्टेट लिख देना था और ये हो गया। ठीक, अगर आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए, जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स है चैप्टर 1 का, तो नीचे कमेंट में ऐसे लिख दीजिए और प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, ये वीडियो को लाइक कर दीजिए।